ये कहानी है जेनोस की, जिसे उसके पार्टी के मेंबर्स लात मार कर निकाल देते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि जेनोस एक नंबर का नाकारा आदमी है। पर दोस्तों, असल में जेनोस एक ओवर पावर्ड कैरेक्टर है। वो अपने हीलिंग मैजिक से सब कुछ कर सकता है। साथ ही कई सारी मोहतरमाएं जेनोस पर फिदा हैं। तो चलो देखते हैं इनकी जिंदगानी कैसी होती है। कहानी की शुरुआत में हम एक प्यारी सी एल्फ गर्ल को देखते हैं जो सोकर उठती है, जिसके बाद वो अपने कपड़े बदलकर खाना बनाना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में वहाँ हमारा मेन कैरेक्टर जेनोस आता है और चाय पीने लगता है। और फिर हमें जानने को मिलता है कि एक थर्ड रेट हीलर छोटे मोटे घावों को हील कर सकता है, एक सेकंड रेट हीलर बहुत ज्यादा गहरे जख्मों को हील कर सकता है, और फर्स्ट रेट हीलर इस दुनिया को बेहतर कर सकते हैं। और ये है किंगडम ऑफ हेरज़त, जिसका इतिहास हीलर्स के द्वारा किए गए चमत्कारों से भरा पड़ा है। और ये है रॉयल हॉस्पिटल, जहाँ पर हीलर्स को हाई लेवल हीलिंग मैजिक के बारे में सिखाया जाता है और फिर वो अपना लाइसेंस पाकर अपने हीलर के सफर की शुरुआत करते हैं। पर हमारा हीरो जेनोस कोई पढ़ा लिखा हीलर नहीं है, न ही उसके पास कोई लाइसेंस है, पर फिर भी वो लोगों को हील करके थोड़े बहुत पैसे कमाता रहता है। तभी यहाँ लिली आकर कहती है, जेनोस आज तो तुम्हें हाउस कॉल पर जाना है ना? वो कहता है हाँ, पर मैं रात होने से पहले आ जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिली आग जलाकर डिनर बनाने लगती है। पर तभी वहाँ कार्मिला नाम की एक लड़की आ जाती है और हमें पता चलता है कि इसे लिली के हाथ का बना खाना बहुत अच्छा लगता है। लिली कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ क्योंकि एक दिन मुझे जेनोस की बीवी बनना है। जिसके बाद कार्मिला अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। तभी जेनोस से मिलने के लिए यहाँ जोफिया नाम की ये लड़की आती है। सो लिली उसे बताती है कि जेनोस हाउस कॉल पर गया है। सो अब जेनोस का इंतजार करने के लिए जोफिया वहीं बैठ जाती है। पर उसके बैठते ही यहाँ लिंगा नाम की ये बीस्ट गर्ल आ जाती है और जोफिया को वहाँ देख वो हैरान हो जाती है। फिर लिली से उसे पता चलता है कि जेनोस तो हाउस कॉल पर गया है। जोफिया कहती है, वो यहाँ नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। पर लिंगा भी वहीं बैठकर जेनोस के आने का इंतजार करने लगती है। पर उसके बैठते ही वहाँ लीवे नाम की एक डार्क एल्फ आ जाती है जेनोस से मिलने के लिए। सो अब लिली इसे भी बताती है कि जेनोस हाउस कॉल पर गया है। जिसके बाद ये तीनों लड़कियाँ यहाँ बैठ जेनोस के आने का इंतजार करने लगती हैं। वहीं जेनोस के लिए डिनर बनाते हुए लिली अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालती है, जिससे खाने का स्वाद बढ़ जाता है। और ये तीनों लड़कियां भी जेनोस और लिली के साथ ही डिनर करेंगी। और तभी लिली लॉन्ड्री का कुछ काम करने के लिए चली जाती है। और इन लड़कियों को तो खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और ये दोनों डिनर तक का वेट नहीं करती और खाना खाने लगती हैं, क्योंकि इस खाने का स्वाद बहुत ही ज्यादा अच्छा था। पर दोस्तों, खाने की खुशबू इतनी अच्छी थी कि जोफिया भी खुद को रोक नहीं पाती। वहीं दूसरी ओर लिली लॉन्ड्री का काम करने के बाद वहीं घास पर लेट जाती है और ये उम्मीद करने लगती है कि जेनोस घर जल्दी आ जाए। पर दूसरी ओर ये तीनों लड़कियां पूरा डिनर खा चुकी थी। जिसके बाद ये तीनों लड़कियां एक दूसरे पर दोष देने लगती हैं कि ये पूरा खाना तुम दोनों ने खाया है। लेकिन ऐसी बहस करने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए ये तीनों डिसाइड करती हैं कि ये फिर से डिनर बनाएंगी ताकि लिली को कुछ भी पता न चले। पर तभी वहाँ लिली आ जाती है जो इनकी बातें सुन चुकी थी। लिली पूछती है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। ये तीनों कहती हैं कि ये एक बहुत लंबी कहानी है। पर लिली का खड़ा मूड देखकर ये तीनों बताती हैं कि खाना इतना स्वादिष्ट था कि ये खुद को रोक ही नहीं पाई। और यहाँ पर भी ये तीनों एक दूसरे को दोष देने लगती हैं कि वो पूरा खाना तुम दोनों ने खाया है। सो लिंगा बताती है कि वो तो यहाँ पर हमेशा की तरह अपनी पूंछ की मसाज करवाने के लिए आई है। वहीं लीबे की बॉडी देख मुझे खुद पर शर्म आ रही है। इन दोनों के यहाँ आने की वजह जान सोफिया कहती है, तुम दोनों यहाँ पर फालतू के कामों के लिए आई हो। और फिर इनके बीच बहस होने लगती है। सो लिली कहती है कि इस तरह से बहस मत करो, मैं तो चाहती थी कि हम सब एक साथ खाना खाएं। ये तीनों लिली से माफी मांगते हुए कहती हैं कि हम फिर से डिनर बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे। पर लिली बताती है कि उसका वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो खाने की टेस्ट को बढ़ाता है वो खत्म हो चुका है। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि लिंगा किसी के सामने झुककर माफी मांगने लगती है। ये कार्मिला होती है, जिसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि अब उसे लिली के हाथ का बना खाना खाने को नहीं मिलेगा। सो अब ये तीनों कार्मिला से झुककर माफी मांगने लगती हैं। तभी लिली कहती है कि अगर तुम सब उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट को ले आओ तो मैं फिर से डिनर बना सकती हूँ। ये तीनों कहती हैं, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा ये काम अभी करके आते हैं। उनके जाने के बाद कार्मिला कहती है, तुम्हें उन पर गुस्सा करना चाहिए था। लिली बताती है कि वो इतनी ज्यादा नाराज नहीं है। पर कार्मिला कहती है कि अगर उसके साथ कुछ ऐसा होता तब वो उन तीनों को श्राप दे देती। पर लिली कहती है कि उसे सबके साथ रहने में ही अच्छा लगता है
और मैं बस ज़ेनोस के आने से पहले उसके लिए खाना बनाकर तैयार करना चाहती हूँ। दूसरी ओर हम ज़ेनोस को देखते हैं जो शायद कहीं जा रहा था। तभी उसके बगल से एक बीस्ट गर्ल गुजरती है जिसे शायद से कोई तकलीफ हो रही थी। पर तभी वहाँ एक शख्स आकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये बताती है कि इसका पेट दर्द कर रहा था पर इलाज करवाने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे। और ये शख्स उसे पकड़कर कहता है तुम मेरी गुलाम होकर मुझे बिना बताए ऐसे कैसे जा सकती हो। हाँ, वो लड़की कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ज़ेनोस ये सब देख रहा था, जिसके बाद वो आदमी उस बीस्ट गर्ल को एक कब्रिस्तान में लाकर पटक देता है और उसके ऐसा करने से उस कब्र में से कोई काली ताकत निकलकर इस लड़की के अंदर चली जाती है। जिसके बाद ये आदमी उस लड़की को खड़ा होने को कहता है, पर जब वो ऐसा नहीं कर पाती तब ये उसे लात मारकर दूर गिरा देता है। जिसके बाद ये कहता है सच में तुम किसी काम की नहीं हो। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है और अचानक ही वो बीस्ट गर्ल उसके पीछे आकर उस पर हमला करके उसे बहुत जख्मी कर देती है। दोस्तों, देखकर लग रहा है कि इस बीस्ट गर्ल पर किसी काली ताकत ने अपना काबू कर लिया है। और यही देख अब वो आदमी यहाँ से भागने लगता है। भागते हुए उसे सामने ज़ेनोस नजर आता है। वो उसे आकर बताता है मेरी गुलाम अचानक ही पागल होकर मुझ पर हमला कर रही है। ज़ेनोस देखता है कि उस बीस्ट गर्ल के आसपास बहुत ज्यादा काली ताकत थी। ज़ेनोस पूछता है तुम कर क्या रहे थे यहाँ। वो आदमी कहता है हम बस किसानी का काम कर रहे थे और जरा मेरी हालत देखो, अगर मैं जल्दी हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तो मैं मर जाऊंगा। पर जैसे ही वो बीस्ट गर्ल फिर से इस आदमी पर हमला करने आती है, ज़ेनोस इसे बचा लेता है। वो बीस्ट गर्ल कुछ पत्थर लेकर ज़ेनोस की ओर फेंकती है पर ज़ेनोस आसानी से उन्हें डॉच कर देता है। वो आदमी कहता है कि अब इसे खत्म कर दो, पर ज़ेनोस बताता है कि वो किसी को मारता नहीं। ये आदमी कहता है कि एक गुलाम को मारने में आखिर क्या ही दिक्कत है। पर ज़ेनोस अपने पास्ट की एक घटना याद करते हुए कहता है मैं हमेशा दूसरों की जान बचाने की कोशिश करता हूँ। पर तभी वो बीस्ट गर्ल ज़ेनोस की ओर एक बहुत बड़ा पत्थर फेंकती है पर ज़ेनोस एक ही मुक्के में उसे तोड़ देता है। अब वो बीस्ट गर्ल बहुत तेजी से ज़ेनोस के ऊपर हमले करने लगती है और अचानक ही ज़ेनोस के सामने एक बैरियर आ जाता है जिसकी फोर्स से वो लड़की एक दीवार से जाकर टकराती है। पर इससे बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा टुकड़ा इस आदमी के ऊपर गिर जाता है और ये यहीं मारा जाता है। जिसके बाद ज़ेनोस इस लड़की के पास आता है पर इस लड़की में से अब भी वो काली ताकत निकल रही थी। ज़ेनोस उसकी ओर हाथ बढ़ाता है पर वो उसके हाथ को ही काट लेती है। पर ज़ेनोस यहाँ अपने दूसरे हाथ से इस लड़की के ऊपर हीलिंग मैजिक का यूज करता है जिससे ये लड़की ठीक भी हो जाती है और वो काली ताकत भी इसकी बॉडी में से निकल जाती है। फिर ज़ेनोस उस ताकत को खत्म कर देता है। और दूसरी ओर ये आदमी अभी भी जिंदा था पर शायद से इसका पैर टूट चुका है। वो ज़ेनोस से कहता है तुम एक हीलर हो ना, तो प्लीज मुझे बचा लो। ज़ेनोस कहता है आज का मेरा काम खत्म हो गया है, मैं तुम्हारा काम कल करूंगा। ये आदमी कहता है पर कल तक तो मैं मर जाऊंगा। ज़ेनोस कहता है अगर अभी करवाना है तो ज्यादा पैसे लगेंगे। वो आदमी ज़ेनोस की ओर सिक्कों से भरी एक थैली फेंक देता है पर ज़ेनोस कहता है कि इतने काफी नहीं है। वो आदमी कहता है कि क्या, पर ये तो मार्केट के प्राइस से बहुत ज्यादा है। ज़ेनोस बताता है कि वो एक अंडरग्राउंड हीलर है बिना लाइसेंस का, पर मैं तुम्हें हील करने के बदले में उस लड़की को लेना चाहूंगा। यह आदमी कहता है हाँ तुम उसे ले सकते हो। जिसके बाद ज़ेनोस उस आदमी को हील कर देता है और अब से ज़ेनोस ही उस बीस्ट गर्ल का ओनर है। अब अगले सीन में जैसे ही उस बीस्ट गर्ल को होश आता है वो ज़ेनोस को अपने सामने देख उससे पूछती है कि कौन हो तुम। ज़ेनोस उसे अपना नाम बताकर कहता है मैंने तुम्हें खरीद लिया है और अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने कपड़े उतारो, मैं तुम्हें अच्छी कंडीशन में देखना चाहता हूँ। जिसके बाद वो लड़की अपने कपड़े उतार लेती है। उसे लगता है कि ज़ेनोस उसके साथ कुछ गलत करेगा, पर ज़ेनोस उसके पेट पर एक निशान को देख कहता है मैं जानता था एक गैलस्टोन तुम्हारे बाइल डक्ट को ब्लॉक कर रहा है जिस वजह से तुम्हारा पेट दर्द कर रहा था। इसके बाद ज़ेनोस उस लड़की को पूरी तरह से हील कर देता है उसकी बॉडी में से वो पत्थर निकालकर। ये लड़की कहती है कि क्या इतनी आसानी से आपने ये कर लिया। ज़ेनोस कहता है ऐसा तो कोई भी हीलर कर लेगा, पर वो लड़की कहती है कि नहीं, ऐसा हर कोई नहीं कर पाता। वैसे मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। पर ज़ेनोस कहता है कि सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलने वाला, मैंने तुम्हें खरीदा है, तुम्हें काम तो करना होगा। वो कहती है आप जो कहो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ज़ेनोस उसे एक डायरी दिखाते हुए पूछता है क्या तुम बता सकती हो कि मुझे ये कहाँ मिलेगा।
जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की ज़ेनोस को एक जगह पर लेकर आती है। दोस्तों ज़ेनोस यहाँ पर औषधियाँ ढूंढने के लिए आया था और ज़ेनोस को यहाँ वो औषधि मिल चुकी है जिसे वो ढूंढ रहा था। और इसी बात से मायूस होकर ये लड़की कहती है, आपको बस इतना ही काम था, मैं तो कुछ और सोच रही थी। और ज़ेनोस कहता है कि तुम यहाँ अपना काम कर चुकी हो, हमारा हिसाब बराबर हुआ। मैं हमेशा अपने काम के बदले में एक अच्छी कीमत मांगता हूँ और दूसरों को भी काम करवाने पर अच्छी कीमत देता हूँ। और तुमने मेरे लिए ये औषधि ढूंढकर मेरा बहुत बड़ा काम किया है, यानी कि तुमने तुम्हारा सारा कर्जा लौटा दिया। अब तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकती हो। पर वो लड़की कहती है कि वो नहीं जानती कि उसे क्या करना चाहिए, पर वो अपने लिए एक सही रास्ता जरूर ढूंढेगी और जब उसे सही रास्ता मिल जाएगा तब वो ज़ेनोस को उसके बारे में बताने के लिए आएगी। ज़ेनोस कहता है, हाँ बिल्कुल आना, चलो अब मैं चलता हूँ, पर अगर तुम्हें कभी भी कोई चोट लग जाए तो मुझसे हील करवाने के लिए आ जाना। मैं एक अंडरग्राउंड हीलर हूँ, पर हाँ मैं पैसे चार्ज करूंगा। और अगले सीन में ज़ेनोस अपने घर पर आ जाता है। तभी लिली उसे आकर बताती है कि डिनर अब तक तैयार नहीं हुआ है। और तभी ये लड़कियां सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स लेकर आ जाती हैं, जो देख लिली कहती है, अब हमारे पास खाने के लिए बहुत सारा खाना है। जिसके बाद ज़ेनोस किचन में आ जाता है, पर उसके वहां आते ही कार्मिला उससे कहती है, मुझे तुमसे किसी नई लड़की की गंध आ रही है। पर तभी लिली कहती है, अब मैं हम सबके लिए बहुत सारा खाना बनाऊंगी। ज़ेनोस कहता है कि हाँ जल्दी बनाओ, मुझे भूख लगी है। पर ये बात सुन लिली कहती है कि खाने से पहले हम सब ब्लैक टी पी लें। ज़ेनोस भी मुस्कुरा कर कहता है, हाँ क्यों नहीं। और यहीं ये एपिसोड एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ज़ेनोस की पुरानी टीम ज़ेनोस को एक सोने का सिक्का देती है, ये कहते हुए कि उस जैसे गरीब से लड़के ने पहले कभी भी एक सोने का सिक्का नहीं देखा होगा। ज़ेनोस पूछता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। उसका पार्टी लीडर कहता है, ज़ेनोस अब तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। ज़ेनोस कहता है, पर तुमने ही बचपन में मेरी और दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। एस्टन हंसते हुए कहता है, तुम आज भी पहले की तरह एक नंबर के बेवकूफ हो। मैंने तुम्हें कभी अपना दोस्त समझा ही नहीं। तुम मेरी नजरों में किसी गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं थे और अब हम बहुत ताकतवर हो चुके हैं। पर इसमें तुम्हारे फालतू के हीलिंग मैजिक ने हमारी कोई मदद नहीं की है। पर हमें तो अपनी पार्टी रॉयल्स के सामने बेहतर दिखानी ही होगी, इसीलिए हम तुम्हें निकाल रहे हैं। वरना वो तुम जैसे एक पीजेंट को हमारी पार्टी में देखकर क्या समझेंगे। और वो सोने का सिक्का तुम्हारे लिए कई दिनों के लिए काफी रहेगा। और तुम ये बात भूल जाना कि तुम कभी गोल्डन फोइनिक्स पार्टी के मेंबर भी हुआ करते थे। ये सारी बातें सुन ज़ेनोस वहां से जाने लगता है। और दूसरी ओर हम बेड़ियों में बंधी लिली को देखते हैं, जहां उसकी मालिक ने उसे किसी दरिंदे एडवेंचरर को बेच दिया था। और यहाँ वो दरिंदा लिली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, पर लिली उसके मुख्य अंग पर हमला करके वहाँ से भागने लगती है। पर वो आदमी लिली पर तीर से हमला कर देता है। तीर लगने की वजह से वो वहीं गिर जाती है। और फिर जैसे ही वो आदमी लिली के करीब आता है, लिली उसके हाथ में काट लेती है और इसीलिए वो आदमी लिली पर खंजर से हमला कर देता है। सो अब लिली की मालकिन उस आदमी पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि यहाँ पर लिली अब मरने वाली है। पर तभी वहाँ से ज़ेनोस गुजरता है। वो देखता है कि लिली का बहुत ज्यादा खून बह रहा है। और इसके बाद ज़ेनोस लिली को अपने सोने के सिक्के के बदले में खरीद लेता है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ज़ेनोस लिली के पास आता है, पर यहाँ लिली बस कुछ पलों में मरने वाली है। पर अचानक ही ज़ेनोस उसे हील कर देता है। वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। सो ज़ेनोस उसे बताता है कि वो एक हीलर है और ऐसे जख्म ठीक करना उसके लिए काफी आसान है। और यहाँ लिली ज़ेनोस को शुक्रिया कहते हुए रोने ही लगती है। और फिर वो कहती है, मेरी वजह से आपका वो सोने का सिक्का चला गया। पर ज़ेनोस उस सोने के सिक्के के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि वो उसे रखना नहीं चाहता था। लिली पूछती है कि क्या आप एक फेमस हीलर हो। पर ज़ेनोस बताता है कि उसके पास तो लाइसेंस तक नहीं है, उसने हीलिंग खुद सीखी है। पर सबसे पहले हमें तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने होंगे। जिसके बाद ये एक रेस्टोरेंट में आते हैं और हम देखते हैं कि लिली ने एक नई ड्रेस पहनी हुई है। और यहाँ सिर्फ लिली खाना खाती है, क्योंकि हमारे बेचारे ज़ेनोस के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। लिली यहाँ पूछती है, तुम क्या काम करते हो ज़ेनोस। ज़ेनोस बताता है कि उसे उसकी पार्टी से निकाल दिया गया है और उसके पास अब कोई काम नहीं है। पर तभी रेस्टोरेंट में एक जख्मी लिज़ार्ड आदमी आता है। उसे देखते ही ज़ेनोस समझ जाता है कि उस पर एक मैजिक गन से हमला हुआ था।
तभी लिली उस आदमी के लिए पानी लेकर आती है और इस आदमी को यहाँ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। यही देख ज़ेनोस इस आदमी पर हीलिंग यूज करता है और पल भर में ही इस आदमी का जख्म भर जाता है। लिली कहती है कि ज़ेनोस कमाल का है ना, पर वो आदमी कहता है मैंने आज तक कोई भी इतना औसम हीलर नहीं देखा। जिसके बाद वो आदमी ज़ेनोस को कुछ पैसे देकर वहाँ से चला जाता है, जिससे यहाँ ज़ेनोस को समझ आता है कि वो दूसरों को हील करके भी पैसे कमा सकता है। लेकिन एक मिनट यार, ऐसा मुझे लग रहा है या फिर ये लिली सच में इस एंगल से छपरी लग रही है। वैसे आगे ज़ेनोस कहता है कि वो एक हीलिंग क्लिनिक खोलेगा, पर भाई लोग उसके पास लाइसेंस नहीं होता, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपना हीलिंग क्लिनिक 2 नंबर के धंधे से चलाएगा, यानी कि छुपके से। लिली कहती है कि वो भी उसकी मदद करेगी क्योंकि ज़ेनोस ने उसे खरीदा है और अब वही उसका मास्टर है, और अगर ज़ेनोस ने उसकी बात नहीं मानी तब वो गुस्सा हो जाएगी। ज़ेनोस कहता है ठीक है, तुम तब तक मेरे साथ रह सकती हो जब तक मैं तुम्हारे लिए कोई सेफ जगह न ढूंढूं। लिली खुश होकर कहती है मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी मास्टर। जिसके बाद ज़ेनोस लिली को लेकर एक खंडर जैसी जगह पर आता है अपना खुफिया क्लिनिक खोलने के लिए। और दोस्तों इस इलाके में कोई भी इंसान नहीं रहता, ये वाकई एक खंडर है और यहाँ ज़ेनोस अपना अंडरग्राउंड क्लिनिक बिना किसी दिक्कत के चला पाएगा। और इस खंडर के बीच ज़ेनोस को एक काफी अच्छा घर दिखता है, पर यह जगह देखकर ही खतरनाक लग रही थी, इसीलिए डर के मारे लिली ज़ेनोस को पकड़ लेती है क्योंकि इन खंडर जैसी जगहों पर रेथ मॉन्स्टर हो सकते हैं। रेथ द स्ट्रॉन्गेस्ट अनडेड मॉन्स्टर, जो दिखते तो इंसानों की तरह हैं, पर वो इंसानों को मारकर उन्हें भूत बना देते हैं। और फिर जैसे ही ये दोनों अंदर आते हैं, लिली अपने लाइट मैजिक का यूज करके यहाँ रोशनी कर लेती है। ज़ेनोस ये देख इम्प्रेस होता है कि लिली को मैजिक का यूज करना आता है। जिसके बाद ये दोनों इस जगह को देखते हैं और ज़ेनोस को ये जगह पसंद आती है क्योंकि जब ज़ेनोस अपनी पार्टी में था तब वो अक्सर रातें बाहर ही गुजारा करता था। लिली कहती है पता नहीं ज़ेनोस के साथ क्या हुआ है। ज़ेनोस कहता है कि वो अपना सब कुछ खो चुका है, इसलिए उसे हर एक चीज में अच्छाई ढूंढनी चाहिए। पर अगले ही पल में लिली घबराकर ज़ेनोस के पीछे छिप जाती है क्योंकि उनके सामने कोई आ चुका है, और ये और कोई नहीं कार्मिला है। ज़ेनोस कहता है ओह, तो कोई पहले से ही इस जगह पर रह रहा था। पर लिली कहती है ये तो रेथ है। और अगले ही पल में कार्मिला ज़ेनोस के ऊपर हमला कर देती है, पर वो ज़ेनोस के मैजिक से दूर फेंक जाती है। कार्मिला देखती है कि उसके दोनों हाथ खत्म हो चुके हैं। हमें पता चलता है कि जब ज़ेनोस अपनी पार्टी में था तब एस्टन अक्सर ज़ेनोस को डंजन्स की गहराई में भेज देता था और वहाँ उसका सामना सैकड़ों अनडेड मॉन्स्टर्स से होता, और उन सब से लड़ने के बाद भी ज़ेनोस को कुछ नहीं होता। ज़ेनोस कार्मिला से कहता है मुझे ये बिल्डिंग बहुत पसंद आई है, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ और मैं तुम्हें जरा भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। पर तभी कार्मिला अपने हाथों को रीजनरेट कर कहती है मुझे तुम्हारी जान चाहिए। पर ज़ेनोस के हीलिंग मैजिक की वजह से वो उसके करीब तक नहीं जा पाती, और इसी वजह से वो कहती है नामुमकिन, आज तक कोई भी क्वीन ऑफ स्पेक्टर्स कार्मिला के सामने नहीं टिक पाया है। जिसके बाद वो अपने अनडेड सर्वेंट्स को बुलाती है ज़ेनोस को खत्म करने के लिए। ज़ेनोस चारों ओर से घिर जाता है, पर अपने हीलिंग मैजिक का यूज कर वो एक बार में ही उन सबको खत्म कर देता है, जो देख कार्मिला अब घबराने लगती है। ज़ेनोस कहता है हम यहाँ रहकर तुम्हें डिस्टर्ब जरा भी नहीं करेंगे। कार्मिला कहती है ठीक है, तुम ऊपर का फर्स्ट फ्लोर ले सकते हो, लेकिन सेकंड फ्लोर मेरा है। ज़ेनोस कहता है हमें हमारा क्लिनिक मिल गया लिली। पर लिली का एक्सप्रेशन कुछ ये होता है भाई इसने ज़ेनोस की ताकतें देख ली। जिसके बाद अगले दिन हम लिली को काफी ज्यादा बोर देखते हैं। वो ज़ेनोस के साथ मिलकर इस जगह को साफ कर रही थी ताकि यहाँ वो अपना क्लिनिक खोल सकें। लिली कहती है कि शायद से उसे बाहर जाकर अपने क्लिनिक की एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए, वरना यहाँ कोई पेशेंट नहीं आने वाला। पर तभी वहाँ कोई शख्स आता है। लिली देखती है कि ये तो वही है जिसे ज़ेनोस ने ठीक किया था। ज़ेनोस जानता था कि ये आदमी उसके पास जरूर आएगा क्योंकि इसे वो गोली किसी गलत काम करने की वजह से ही लगी थी, और गलत काम करने वाला आदमी रॉयल हॉस्पिटल तो जाएगा नहीं। दोस्तों इसका नाम सॉन्डे है और आज ये अपनी बहन जोफिया को लेकर आया है। जब से जोफिया को गोली लगी है उसके हाथ पे ये अजीब सा घाव हो गया है। ज़ेनोस बताता है कि ये जहर का असर है क्योंकि गोली अभी भी जोफिया के हाथ के अंदर है। ये सुन जोफिया पूछती है क्या तुम मुझे ठीक कर पाओगे? ज़ेनोस कहता है कि हाँ, पर मैं इसके 1 मिलियन पैसे लूंगा। ये बात सुन वो कहती है क्या तुम ये बात नहीं जानते कि मैं जोफिया द टॉर्नेडो हूँ? दोस्तों जोफिया स्लम्स पर राज करने वाली 3 बॉस में से एक है, लीडर ऑफ द लिज़ार्ड मैन, साथ ही गरीबों की मसीहा भी। अब जोफिया कहती है तुम मेरे हाथ को काटने के
1 मिलियन पैसे लोगे, कुछ ज्यादा नहीं है। पर जेनोस बताता है कि वो उसके हाथ को सिर्फ काटेगा नहीं बल्कि उसे रीजनरेट करके भी देगा और रीजनरेशन में बहुत ज्यादा ताकत लगती है। पर ये बात सुन जोफिया कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मैंने किसी ऐसे हीलर के बारे में नहीं सुना जो किसी चीज को रीजनरेट कर सके। और ये बात जान जेनोस को हैरानी होती है। फिर अगले सीन में जेनोस जोफिया का ऑपरेशन शुरू करता है, पर जोफिया ये देख हैरान हो जाती है कि जेनोस अपने मैजिक से ही ये नाइफ बना लेता है, जिसके बाद वो उसके हाथ को काट देता है। जिसके बाद बारी आती है असली काम की। जेनोस हीलिंग मैजिक का यूज करता है और तुम देख ही सकते हो कि किस तरह से जोफिया का हाथ रीजनरेट हो जाता है। पर ऐसा करके जेनोस काफी थक जाता है। जोफिया कहती है कि उसने पहले कभी भी जेनोस जैसा हीलर नहीं देखा है। जिसके बाद ये लोग ये बात जान और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि जेनोस इन रेथ मॉन्स्टर नामक मोहतरमा के साथ रहता है। जोफिया यहाँ कहती है, सच में तुम बहुत अजीब हो। अब रात के वक्त लिली जेनोस के लिए चाय बनाती है, पर जेनोस देखता है कि वहाँ 3 कप रखे हुए हैं, क्योंकि इनके साथ साथ यहाँ मिस कार्मिला भी चाय पीने वाली हैं। चाय पीते हुए लिली कहती है कि जोफिया के आने के बाद से हमारे पेशेंट्स आना बहुत बढ़ गए हैं। पर जेनोस, ये लिजार्डमैन हमेशा इंजर्ड कैसे होते रहते हैं? वो बताता है कि टूटी फूटी बस्तियों में 3 तरह के डेमी ह्यूमन रहते हैं और वो आपस में लड़ते रहते हैं। वो है लिजार्डमैन, ऑर्क्स और तीसरे शायद हमसे मिलने के लिए आ गए हैं। और हम देखते हैं कि इनके घर में काफी सारे बीस्टमैन घुस आए हैं और इन्हें लेकर आई है लिंगा। लिंगा वो है जो अंडरग्राउंड में इलीगल धंधे चलाती है। लिंगा द टायरेंट। जेनोस पूछता है, आप दरवाजा तोड़कर आई हैं, क्या कोई इमरजेंसी है? लिंगा कहती है कि हाँ, इमरजेंसी तो है। हम जोफिया के लिजार्ड्स को चाहे जितना पीट लें, वो बहुत जल्द ठीक होकर हमसे लड़ने के लिए आ जाते हैं और मुझे पता चला कि उसके पीछे की वजह तुम हो, इसीलिए मैं तुम्हें मारने आई हूँ। और अगले ही पल में लिंगा एक कुल्हाड़ी से जेनोस के ऊपर हमला कर देती है, पर जेनोस की प्रोटेक्शन शील्ड से वो कुल्हाड़ी ही टूट जाती है। लिली, तुम ये क्या देख रही हो? चलो अपने कमरे में जाओ। लिंगा कहती है, क्या मेरी कुल्हाड़ी टूट गई? जिसके बाद सभी बीस्टमैन एक साथ जेनोस को मारने लगते हैं, पर उसे कुछ नहीं होता। इसीलिए वो बीस्टमैन अब जेनोस का सामान तोड़ने लगते हैं। पर यही देख वहाँ कार्मिला आ जाती है। उसे देखिए सब घबरा जाते हैं। अब कार्मिला उन पर हमला करने वाली थी, पर जेनोस उसे रोक देता है। वो पूछती है, तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? जेनोस कहता है, ये मेरा क्लिनिक है, यहाँ लोगों की जानें बचती हैं, ना कि जाने जाती हैं। और जेनोस की ये बात सुन कार्मिला यहाँ कुछ नहीं करती। लिंगा की ये देख होश उड़ चुके थे कि एक रैथ ने इस इंसान की बात मानी है, इसीलिए वो उसके सामने झुककर उससे माफी मांगने लगती है, क्योंकि बीस्टमैन अपने से ताकतवर जातियों से डरते हैं, जैसे वैम्पायर्स, रैथ्स। और लिंगा के साथ साथ उसके सभी पंटर भी जेनोस से माफी मांगते हैं। और ये देख जेनोस कहता है, ये क्या हो रहा है भाई? अब अगले दिन जेनोस के क्लिनिक में एक ऑर्क आता है, उसे ये बताने कि ऑर्क्स की लीडर लेडी लीबे उससे मिलना चाहती हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है। एपिसोड 3 शुरू होता है और हम देखते हैं कि एक ऑर्क जेनोस को अपने साथ लेने के लिए आया है ताकि वो इनकी लीडर से मिल सके। और जब जेनोस पूछता है कि तुम्हारी बॉस मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं, ये कहता है कि ये तो तुम्हें उनसे मिलकर ही पता चलेगा। दोस्तों, जेनोस से मिलने के बाद हम देखते हैं कि लिंगा जेनोस के लिए एक पैलेस बना रही है, क्योंकि उसने जेनोस के घर में कितनी तोड़फोड़ की थी। दूसरी ओर जोफिया जेनोस के लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आ रही है। जेनोस को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। वो पूछता है कि तुम्हारी बॉस खुद मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। ये कहता है, इस जगह पर लिजार्डमैन और वेयरवुल्व्स आते जाते रहते हैं और जहाँ दुश्मन का आना इतना आम हो, वहाँ जाना हमारे लीडर के लिए सही नहीं होगा। जिसके बाद जेनोस अपना कोट पहनते हुए कहता है, चलो चलते हैं तुम्हारी बॉस से मिलने। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ऑर्क जेनोस को अपनी बॉस के पास लाता है। जेनोस पूछता है, आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? ये कहती है कि अंडरग्राउंड के लिए तुम एक सेलिब्रिटी बन चुके हो। चारों ओर सभी लिजार्डमैन और वेयरवुल्व्स एक ऐसे हीलर के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी काबिलियत बहुत अनोखी है और अगर उसे उसकी मुंह मांगी कीमत दी जाए तब वो हर एक तरह के घाव को ठीक कर सकता है। चलो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, मुझे देखकर बताओ कि मुझे क्या दिक्कत है। जेनोस समझ जाता है कि ये उसका एक टेस्ट है। वो लीबे के पास आकर उसे स्कैन करने लगता है, क्योंकि बाहर से देखने पर तो लीबे में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। इसीलिए वो लीबे की अंदरूनी ऑर्गन्स को चेक करने लगता है और जेनोस को लीबे के पेट में एक माना स्टोन नजर आता है और अगर लीबे के अंदर मौजूद ये माना स्टोन फटा तो लीबे के चीथड़े उड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये माना स्टोन किसी ने लीबे की बॉडी में इन्फ्यूज नहीं किया है,
बल्कि लीवे ने इसे चावल के साथ गलती से खा लिया था। जेनोस वहाँ से जाते हुए कहता है तुम मेरी मदद के बिना ही इसे निकाल लोगी, जिस पर लीवे कहती है कि नहीं। चावल खाते हुए उसने इस माना स्टोन को पूरी तरह से चबा लिया था और अब माना स्टोन के वो टुकड़े उसके पेट में कभी भी फट सकते हैं। और लीवे को अपनी मौत का डर नहीं है, बल्कि उसके ये वफादार लोग उसे छोड़कर नहीं जाएंगे और उसी के साथ यहीं मारे जाएंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे अंदर से ये स्टोन निकाल दो, बदले में मैं तुम्हें बहुत अच्छी रकम दूंगी। जिसके बाद वो जेनोस की ओर एक चाबी फेंकती है। सो अब जेनोस अपने मैजिक से एक नाइफ बना लेता है और इसके बाद वो लीवे के पास आकर उसका पेट काटकर उस माना स्टोन को निकाल लेता है। लीवे को पता तक नहीं चलता कि अभी हुआ क्या, पर जेनोस ने तेजी से उसके पेट से इस माना स्टोन को निकालकर उसे हील कर दिया। लेकिन तभी ये माना स्टोन फटने वाला होता है। सो जेनोस अपने हाथों से इसे कवर कर लेता है। लेकिन इस माना स्टोन के फटने के बाद जेनोस को एक खरोंच तक नहीं आती, क्योंकि उसने अपने डिफेंसिव मैजिक से अपने हाथों को कवर कर लिया था। और इसके बाद वो लीवे को उसकी चाबी वापस देकर यहाँ से जाने लगता है। लीवे अपना सारा खजाना जेनोस को देने को तैयार थी, पर जेनोस सिर्फ उतने ही पैसे लेता है जितना उसका काम होता है। और ये बात सुन लीवे कहती है तुम मुझे बहुत पसंद आए जेनोस, तुम्हें कभी भी हमारी मदद की जरूरत पड़े तो बस बता देना। जेनोस कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और हम देखते हैं कि लिली नाराज होती है, क्योंकि लिंगा, जोफिया और लीवे इनके घर पर बहुत ज्यादा आने लगी हैं। पर जेनोस को समझ नहीं आता कि उन्हें तो कहीं चोट भी नहीं लगी होती, तब वो क्यों आती हैं। सो तभी कार्मिला वहाँ आकर कहती है कि वो लड़कियाँ तुम्हें पसंद करने लगी हैं। जेनोस कहता है कि क्या मुझे, पर मेरे पास तो एक हीलिंग लाइसेंस तक नहीं है। कार्मिला कहती है मैं पिछले 300 सालों से जिंदा हूँ, मैं किसी को देखकर बता सकती हूँ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और हो सकता है कि जल्द ही वो तीनों डेमी ह्यूमंस जेनोस के लिए आपस में लड़ने लगे और बस इसी वजह से बेचारी लिली उदास होती है। सो कार्मिला उससे कहती है कि इस तरह से उदास मत हो, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। जेनोस कहता है मेरे लिए कौन ही लड़ेगा यार। पर अगले सीन में जोफिया जेनोस को बताती है कि वो एक जंग शुरू करने वाली है और वो चाहती है कि जेनोस उसके साइड रहे। जिसके बाद लीवे और लिंगा भी यही आकर कहती हैं। साथ ही वो जेनोस के लिए तोहफे भी लाई थी। बेचारा जेनोस इसी वजह से परेशान था। कार्मिला कहती है अब तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोगों की जाने जाएंगी। लौंडियाबाज। लिली का मूड भी खराब होता है। अब अगले दिन एक स्टेडियम में इन तीनों जातियों के बीच एक युद्ध होने वाला था। जोफिया कहती है ओह तो तुम दोनों यहाँ मरने के लिए आ गई। लिंगा कहती है बिल्कुल, आज तुम दोनों यहाँ जरूर मरोगी। लीबे कहती है क्या मजाक है, तुम्हारी जीत, वो भी हमसे। लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले वहाँ जेनोस आ जाता है। मैं यहाँ तुम तीनों की लड़ाई रोकने नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये तुम तीनों का आपसी मामला है। तुम तीनों जितना चाहे उतना लड़ो, मैं यही हूँ। जोफिया कहती है बहुत अच्छे, अब हम तीनों में से जो जीतेगा जेनोस उसी का। जेनोस कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जिसके बाद इनकी लड़ाई शुरू होती है। हम देखते हैं कि लिंगा जोफिया के हमले से बचती है और लीबे जो जोफिया पर हमला करने आई थी वो गलती से बेयरवुल्व्स और लिज़ार्ड्समैन को उड़ा देती है। और जब जोफिया और लिंगा एक दूसरे से लड़ रही थी तभी लीबे उड़ते हुए इनकी ओर आती है, पर ये दोनों उसके हमले से बच जाती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों ही एक दूसरे के लोगों पर हमले करने लगती हैं। यहाँ काफी घमासान युद्ध चल रहा था। अब ऐसे ही लड़ते हुए शाम हो जाती है और इन सबको समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। अब तक हम में से कोई मरा क्यों नहीं, हम तो बहुत सारे लोगों को अब तक बहुत बुरी तरह से जख्मी कर चुके हैं। पर दोस्तों इन सभी के जख्मों को कोई ठीक कर रहा था और ये जेनोस है। ये इन्हें लड़ाई से रोकेगा तो नहीं, पर इनका डॉक्टर होने के नाते इनके जख्मों को ठीक करता रहेगा। और ये बात सुन ये लड़कियां यहीं बैठ जाती हैं। इन्हें ये समझ नहीं आता कि जेनोस इन्हें इतनी देर से हील कैसे कर रहा है। इतनी काबिलियत तो किसी हीलर में नहीं होती। लीबे कहती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी। जेनोस कहता है हाँ बिल्कुल, तुम जितना चाहो उतना लड़ो, मैं इसी तरह तुम सबको हील करता रहूंगा, लेकिन हाँ मैं हर एक चीज के पैसे भी लूंगा। और ये बात सुन ये तीन लड़कियां हंसने लगती हैं और फिर कहती हैं जेनोस की वजह से तो ये लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होने वाली, इसीलिए अब हमें शायद से लड़ना बंद कर देना चाहिए। इसीलिए ये तीनों फैसला करती हैं कि अब इन तीनों के बीच एक समझौता होगा और आपस में लड़ना अब ये बंद कर देंगे। लेकिन एक और जंग है जिसमें मैं हार नहीं मानने वाली। ये तीनों जेनोस को लेकर हार नहीं मानने वाली। पर यहाँ लिली जेनोस से पूछती है आपने इनके लिए इतना सब क्यों किया। जेनोस बताता है कि उसके मास्टर ने उसे एक बात बताई थी, थर्ड रेट हीलर सिर्फ जख्मों को ठीक कर सकता है, सेकंड रेट बहुत खतरनाक घाव हील कर सकता है और फर्स्ट रेट इस दुनिया को बेहतर कर सकता है। और मुझ जैसा एक थर्ड रेट हीलर भले ही दुनिया ना सही इन छोटी सी बस्तियों को तो बेहतर कर ही सकता है। मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला, मैं तो इन सबको इसीलिए बचा रहा हूँ क्योंकि ये सब मेरे पेशेंट्स हैं
अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरे क्लिनिक में आएगा कौन? पर लिली मन में कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। हम जानते हैं कि इनकी लड़ाई से ये जख्मी होते और फिर इलाज के लिए हमारे ही क्लिनिक पर आते, पर तुमने इस लड़ाई को रोका। और इसके बाद लिली ज़ेनोस को बता देती है कि वो उसे पसंद करती है। वो कहता है, हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। पर लिली कहती है, मैं इस तरह से नहीं, दूसरे तरह से पसंद करती हूँ। पर ये दूसरी तरह वाला ज़ेनोस को समझ नहीं आता। इसीलिए अब वो पूछती है, क्या तुम इन सबसे पैसे लेने वाले हो? वो कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि इतने सारे लोगों को हील करने में बहुत ताकत लगती है। और इसी तरह ये प्यारी सी शाम गुजर जाती है। अब अगले दिन हम एक आदमी को देखते हैं जिसके पास एक लड़की आकर कहती है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? डिवीजन कमांडर। वो कहता है, वाइस कमांडर कृष्णा, एक लंबे वक्त से इन बस्तियों में जो डेमी ह्यूमंस के बीच लड़ाई चलती आ रही थी, अब वो शांत हो चुकी है। कृष्णा कहती है, पर लिजार्ड मैन, वेयरवुल्व्स और ऑर्क्स एक बहुत लंबे वक्त से एक दूसरे के साथ लड़ते आ रहे हैं, उनका झगड़ा शांत कैसे हुआ? कमांडर कहता है, ये तो पता नहीं, पर किंगडम ऑफ हेरसेथ जिस तरह से रॉयल्स पर अपना दबाव बनाता है, इसी वजह से उन रॉयल्स को गरीब लोगों पर अपना फ्रस्ट्रेशन उतारना पड़ता है और वो गरीब लोग आपस में ही एक दूसरे पर अपना फ्रस्ट्रेशन उतारते हैं। और इसी तरह से एक संतुलन चल रहा था, लेकिन अब ये संतुलन टूट जाएगा, जो कि राज्य के लिए खतरनाक हो सकता है। और रॉयल कैपिटल के रॉयल ऑर्डर ऑफ नाइट्स होने के नाते हमें सब कुछ सही करना होगा। पर कृष्णा को एक बात समझ नहीं आती कि इतने लंबे वक्त से चल रही उनके बीच की लड़ाई इतनी आसानी से शांत कैसे हो गई। ज़ोफिया द टॉर्नेडो, लिंगा द टायरेंट एंड लीवे द माइटी अंडरवर्ल्ड में इनकी बहुत दहशत चलती है और कोई भी इनके आपस का गुस्सा शांत नहीं करवा सकता। पर कमांडर बताते हैं कि किसी ने ये कर दिया है। अफवाहों का तो यही कहना है, पर उन तीनों के बीच चल रही लड़ाई का शांत हो जाना हमारे राज्य के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वाइस कमांडर होने के नाते तुम इस मैटर को संभालो। कृष्णा कहती है, वो जो कोई भी हो, मैं उसे गिरफ्तार कर लूंगी। दूसरी ओर ज़ेनोस को एक छींक आती है। लिंगा कहती है, अगर तुम्हें सर्दी हो गई है तो मैं तुम्हें अपनी पूंछ से गर्म कर सकती हूँ। पर लीवी कहती है कि ये काम मैं बेहतर तरीके से कर पाऊंगी, आखिर मेरी बॉडी देखो। पर बेचारी लिली, उसके पास ना पूंछ है और ना मसल्स। सो ज़ेनोस कहता है कि मुझे बस एक छींक आई है, अब शांत रहो। ज़ेनोस ज़ोफिया और उसके भाई को हील कर रहा था। चाय लाते हुए लिली पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे आई? ज़ोफिया बताती है कि उसे ये चोट काम करते हुए लग गई थी। दोस्तों, ज़ोफिया एक चोर है और रॉयल नाइट से बचते हुए उसे अक्सर ऐसी चोटें लगती रहती हैं। ज़ेनोस पूछता है, तो तुम लोगों को ये रॉयल नाइट जख्मी कर देते हैं? ज़ोफिया और उसका भाई बताता है कि हाँ, चोरी करते वक्त एक रॉयल नाइट ने उन पर हमला कर दिया था। वो रॉयल नाइट्स की वाइस कमांडर है, लोग उसे आयरन रोज के नाम से जानते हैं। तभी कार्मिला आकर कहती है कि अगर उस औरत की नजर हम पर पड़ गई तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ज़ेनोस कहता है कि आखिर उस पर कोई क्यों ही ध्यान देगा, वो बस एक छोटा सा अंडरग्राउंड हीलर है, इसीलिए उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी लिली पूछती है, ज़ेनोस तुम लंच में क्या खाना चाहोगे? ज़ेनोस की जगह ये तीनों लड़कियां ये बताने लगती हैं कि उन्हें क्या खाना है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लिली इन सब के लिए खाना बनाने लगती है और इसके बाद हम इन सभी को खाना खाते हुए देखते हैं। पर तभी कार्मिला कहती है कि ज़ेनोस, तुम वो इकलौते ऐसे शख्स हो जिसने बस्तियों पर राज करने वाली 3 डेमी ह्यूमंस को अपना बना लिया हो। ज़ेनोस कहता है, मुझे लगता है कि मैंने अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मान ली है। पर ज़ेनोस का मजाक उड़ाने के बाद कार्मिला यहाँ से चली जाती है। वहीं बस्तियों में हम देखते हैं कि सभी डेमी ह्यूमंस अब लड़ाई झगड़ा छोड़कर एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहने लगे हैं। और छुपकर यहाँ जासूसी करने आई कृष्णा ये देखकर हैरान थी। वो एक लिजार्ड मैन से जाकर पूछती है, मैं काफी वक्त बाद यहाँ आई हूँ और मैं देख रही हूँ कि डेमी ह्यूमंस के बीच होने वाली लड़ाई शांत हो गई है। पर वो लिजार्ड मैन कहता है, देखो मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, इसलिए मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकता। सो अगले ही पल में कृष्णा उस लिजार्ड मैन के ऊपर अपनी बंदूक लगाकर कहती है, सच सच मेरे सवालों का जवाब दो वरना। पर लिजार्ड मैन कहता है, तुम चाहे मुझे मार दो पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। उस शख्स ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। पर तभी ये लिजार्ड मैन वहाँ से गुजर रही ज़ोफिया को आवाज लगाता है और उसके ऐसा करते ही कृष्णा यहाँ से भाग लेती है। और वो भागते हुए यही सोचती है, मैंने उस लिजार्ड वुमन पर एक हमला किया था जिस वजह से उसके हाथ पर तो जख्म होना चाहिए था, पर वो तो बिल्कुल ठीक थी। आखिर ये कैसे मुमकिन है? पर इस तरह भागने की वजह से कृष्णा भूल जाती है कि वो कहाँ से आई थी और अब उसे कहाँ जाना है। दूसरी ओर ज़ेनोस को बड़ा अजीब लग रहा होता है। तभी कृष्णा उसके पास आती है उससे सही दिशा की जानकारी लेने। वो कहती है, ऐसी खंडर सी जगह पर भी किसी का घर है, वाह। वैसे क्या आप मुझे टाउन में जाने का रास्ता बता सकते हैं? पर तभी लिली कहती है, क्या कोई पेशेंट आया है ज़ेनोस? पर अगले ही पल में कृष्णा अपनी गन से ज़ेनोस पर हमला कर देती है।
जो देख लिली पैनिक होकर ज़ेनोस के पास जाती है, लेकिन यहाँ मौजूद ये धुआं लिली को आगे नहीं बढ़ने देता। और कृष्णा यहाँ कहती है, तो तुम यहाँ पर एक छोटी बच्ची को किडनैप किए हुए हो, और ये बात तो मैं देख कर ही बता सकती हूँ कि तुम दोनों का कोई खून का रिश्ता नहीं है। तुम एक एल्फ हो और वो एक इंसान। आखिर किसने सोचा था कि बच्चों को किडनैप करने वाला ऐसी खंडर सी जगह पर छुपा होगा। सो तभी लिली उसे बताती है कि ज़ेनोस ने उसकी जान बचाई थी। ये बात सुन कृष्णा को समझ आता है कि उसे यहाँ गलतफहमी हो गई थी, पर अब उसकी बुलेट की वजह से ज़ेनोस को काफी देर तक होश नहीं आएगा, ऐसा उसे लग रहा था। पर धुआं हटते ही हम देखते हैं कि ज़ेनोस बिल्कुल सही सलामत होता है, जिसके बाद कृष्णा अपनी गलतफहमी के लिए ज़ेनोस से माफी मांगती है। पर उसे ये समझ नहीं आता कि उसके हमले से ज़ेनोस को खरोच तक कैसे नहीं आई। ज़ेनोस बताता है कि उसने डिफेंसिव मैजिक का यूज किया था। ये बात सुन कृष्णा ज़ेनोस को गौर से घूरने लगती है, क्योंकि उसके हमले को रोक पाना किसी मामूली शख्स के बस की बात नहीं है। कृष्णा पूछती है, कहीं तुम कोई ग्रांड सॉर्सरर तो नहीं हो जिसने अपनी पूरी जिंदगी डिफेंसिव मैजिक में समर्पित कर दी हो। शायद यही बात है, वरना कोई और मेरे हमले से बच नहीं पाता। आखिर मैं रॉयल नाइट्स की वाइस कमांडर कृष्णा हूँ और मैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ। अगर आप इस इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा कोऑपरेट करें तो अच्छा रहेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों एक जगह बैठ जाते हैं और अब कृष्णा ज़ेनोस को अपने सीक्रेट मिशन के बारे में बताती है कि मैं यहाँ एक शख्स को ढूंढ रही हूँ उसे गिरफ्तार करने के लिए, और मैं चाहती हूँ कि उसे ढूंढने में तुम मेरा साथ दो। ज़ेनोस पूछता है, तुम किसे ढूंढ रही हो? वो बताती है कि वो उस शख्स को ढूंढ रही है जिसने तीनों जातियों के डेमी ह्यूमंस के बीच समझौता कराया है। और ये बात सुन वहाँ कार्मिला भी आ जाती है, पर इनविजिबल फॉर्म में। कृष्णा कहती है, वो शख्स हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है जो तीनों जातियों के डेमी ह्यूमंस को एक साथ लाने की ताकत रखता है, लेकिन मेरे पूछताछ करने पर भी किसी भी डेमी ह्यूमन ने मुझे कुछ नहीं बताया। शायद से वो शख्स सभी डेमी ह्यूमंस पर अपना कंट्रोल किए हुए हैं। जरूर से वो कोई शैतान होगा। ज़ेनोस कहता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि उस शख्स को ज्यादा टेंशन पसंद ना हो। ये सुन कृष्णा पूछती है, क्या तुम उस शख्स को जानते हो? ज़ेनोस कहता है, अरे नहीं, वो तो मेरी अंतरात्मा कह रही थी। तभी लिली कहती है, मुझे नहीं लगता कि वो शख्स आपके लिए खतरा होगा, वो तो बस थोड़े बहुत पैसे कमाना चाहता होगा। कृष्णा पूछती है, क्या तुम उस शख्स को जानती हो? वो कहती है, नहीं नहीं, मैं नहीं जानती। और यही सब देखकर कार्मिला बहुत ज्यादा हंस रही थी। तभी ज़ेनोस कहता है, शायद से अब आपको अपने इम्पोर्टेंट मिशन पर वापस लौट जाना चाहिए। सो अब कृष्णा वहाँ से जाने लगती है, पर जाते हुए कृष्णा हॉल के बीच में एक बड़ा बेड पड़ा हुआ देखती है। सो ज़ेनोस उसे बताता है कि अरे ये तो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, मैं इसे घर से बाहर निकाल रहा था। कृष्णा कहती है, अगर ऐसी बात है तो क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ? अपने मिशन के दौरान मैं यहीं रह लूंगी, यहाँ से बस्ती तक पहुँचना आसान भी रहेगा और मैं यहाँ रुकने के आपको पैसे भी दूंगी। बेचारा ज़ेनोस, अब वो क्या ही कह सकता है, वो मान जाता है। अब इसके बाद लिली कृष्णा के लिए चाय लेकर आती है, पर हमें पता चलता है कि गर्म चीजों से कृष्णा की जीभ बहुत जल्दी जल जाती है, क्योंकि उसकी जीभ बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। पर तभी ज़ेनोस देखता है कि लिली उसे घूर रही है, जिसके बाद लिली ज़ेनोस की गोद में बैठ उसे कुछ करने को कहती है। ज़ेनोस को पहले तो समझ नहीं आता, पर इसके बाद वो लिली का सिर सहलाने लगता है। ऐसा करके लिली कृष्णा को बताना चाहती है कि ज़ेनोस उसका है, और यही बात कार्मिला ज़ेनोस को समझाती है कि लिली को जेलसी हो रही है, क्योंकि उसके सामने बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां आ रही हैं जो तुम्हारे करीब आ रही हैं। पर तुम्हारे करीब आकर लिली दूसरों को ये बताना चाहती है कि वो तुम्हारे कितने करीब है। इसे तुम दो लड़कियों के बीच की लड़ाई कह सकते हो, और ये लड़ाई देखने में बहुत मजा आएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिली ज़ेनोस की बहुत केयर करने लगती है, जैसे उसके बाल बनाना और उसके लिए एप्पल काटना। पर इसके बाद भी जब वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाती, तब वो कार्मिला द्वारा सिखाया गया अपना सीक्रेट स्टंट चुनती है। वो ज़ेनोस से कहती है कि आज हम दोनों साथ में सोते हैं, पर इसके बाद वो इस तरह ज़ेनोस के ऊपर ही सो जाती है। सो ज़ेनोस उसे उसके कमरे में लेटा आता है। जिसके बाद कृष्णा पूछती है, तुमने बताया कि उस एल्फ गर्ल को कुछ लोग गुलाम बनाकर बेचने वाले थे, कौन थे वो लोग? ज़ेनोस बताता है कि उसे नहीं पता। फिर वो कहती है, वैसे तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए मुझे माफ करना, वो मुझे थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है। अब भले ही मैं एक परफेक्ट हीरो हूँ, पर मुझ में भी एक दो कमियां हैं। और इसके बाद कृष्णा कहती है कि जिस तरह से तुमने डिफेंसिव मैजिक को मास्टर कर लिया है, अगर उसी तरह से कोई हीलिंग मैजिक को मास्टर कर ले, तब क्या वो एक हाथ को रीजनरेट कर पाएगा? क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरी और जोफिया द टॉर्नेडो की एक फाइट हुई थी, जिसमें मैंने उसका हाथ बहुत बुरी तरह से इंजर्ट कर दिया था। पर कुछ टाइम पहले मैंने उसे देखा और उसका हाथ बिल्कुल सही हो चुका था। मुझे भी समझ नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है। शायद से ये काम
उसी समझौता कराने वाले का है। ज़ेनोस पूछता है कि आखिर तुम इन बस्तियों को लेकर इतनी परेशान क्यों हो रही हो। सो अब कृष्णा अपनी कहानी बताती है कि उसकी माँ दिल की बहुत अच्छी थी और वो बस्तियों में रहने वाले भूखे लोगों के लिए खाना लेकर जाती, पर एक दिन किसी ने उन्हें मार दिया। बताया गया कि एक शख्स ने मेरी माँ की वेडिंग रिंग चुराते वक्त उन्हें मार दिया। मेरी माँ जिसने बहुत से लोगों को भूखा मरने से बचाया, उन्हीं को किसी ने मार दिया। और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं दूसरों की मदद करने के लिए एक हीरो बनूंगी और बुरे लोगों को सजा दूंगी। और अपनी मेहनत की बदौलत मैं अब तक की सबसे यंग रॉयल नाइट्स की वाइस कमांडर बनी। और बहुत सारे लोगों को मेरा किया गया इंसाफ सही नहीं लगता, पर मैंने खुद को मजबूत बनाया है। पर इसी वजह से मैं मुस्कुराना भूल गई हूँ। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ज़ेनोस ज़ोफिया का इलाज कर रहा था, क्योंकि कृष्णा बस्तियों में अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा चुकी है। पर ज़ेनोस कृष्णा की कहानी जान थोड़ा परेशान था। सो कार्मिला उसे बताती है, मैं 300 सालों से जिंदा हूँ। मैंने ऐसी कई सारी घटनाएं घटते हुए देखी हैं, पर लोगों की जिंदगी बदलने में वक्त नहीं लगता। ज़ेनोस कहता है, मुझे ये सब बताने आने के लिए शुक्रिया कार्मिला। पर तभी यहाँ कृष्णा आ जाती है, क्योंकि वो फिर से रास्ता भूल गई थी। पर एक दूसरे को देख ज़ोफिया और कृष्णा अपने अपने हथियार निकाल लेती हैं। बेचारा ज़ेनोस परेशान हो जाता है। कृष्णा पूछती है, ये यहाँ क्या कर रही है। ज़ोफिया कहती है, मैं भी तुम्हारी तरह रास्ता भटक कर आ गई थी। पर तभी कृष्णा कहती है कि तुम्हारे इस हाथ को उसी शख्स ने ठीक किया है ना। ज़ोफिया कहती है, हाँ किया है, पर इस बात से तुम्हारा क्या लेना देना। जितना मुझे पता है कि इस वक्त जो रॉयल नाइट्स हैं वो उस शख्स को ढूंढ रहे हैं जो बच्चों की तस्करी कर रहा है। कृष्णा कहती है कि ये वही शख्स है जिसने तुम्हारे हाथ को ठीक किया है। पर ज़ोफिया कहती है कि बच्चों की तस्करी करने वाला वो शख्स तुम्हारा ही एरिस्टोक्रेट कैलेंडर है। कृष्णा कहती है, बकवास करना बंद करो, वो अच्छा इंसान तो अनाथ बच्चों को पालता पोसता है। पर ज़ोफिया कहती है कि ऐसा तुम्हें लगता है, पर अंदर की बात तो सिर्फ हम जानते हैं। वही असल में उन अनाथ बच्चों की तस्करी करता है। पर तुम्हें बताने का क्या फायदा, तुम्हें तो यही लगता है कि सारी बुराई की जड़ इन छोटी बस्तियों से जुड़ी हुई है। ये बात सुन कृष्णा ज़ोफिया पर हमला करने वाली थी, पर सामने ज़ेनोस आ जाता है और कहता है कि कृष्णा, मैं तुम्हें अपने पेशेंट ज़ोफिया पर हमला नहीं करने दे सकता। और माफ करना, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, पर मैं ही वो शख्स हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो। कृष्णा कहती है कि क्या, लेकिन वो शख्स तो हीलिंग मैजिक का यूज करने में मास्टर है और तुम्हारा मैजिक है डिफेंसिव मैजिक। पर ज़ेनोस बताता है कि डिफेंसिव और हीलिंग मैजिक दोनों ही बॉडी के नेचुरल फंक्शंस हैं। जो सुन ज़ोफिया कहती है, ये तुम कैसी बात कर रहे हो, मैंने अब तक इस बारे में कुछ नहीं सुना, पर मैं ये समझ चुकी हूँ कि तुम डेमी ह्यूमंस और उस शख्स की ओर हो, पर मैं इंसानियत का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और ये बात कहकर वो यहाँ से चली जाती है। पर इसके बाद हम देखते हैं कि वो सीधा एरिस्टोक्रेट कैलेंडर से मिलने आती है। वो कहती है, लॉर्ड कैलेंडर, आप जानते हैं ना कि इस इलाके में अब चोरियां बहुत बढ़ने लगी हैं। वो कहता है, हाँ, ये काम उन लिज़ार्ड मैन का है। कृष्णा कहती है, हाँ, इसीलिए आप अपना ख्याल रखिएगा, साथ ही मैं आपके लिए सिक्योरिटी लगाना चाहती हूँ। कैलेंडर कहता है, हाँ, तुम ऐसा कर सकती हो। जिसके बाद कैलेंडर कृष्णा को अपना पूरा मैंशन दिखाने लगता है। जिसके बाद कृष्णा कहती है, मैं जल्द से जल्द सिक्योरिटी लगा देती हूँ। अब यहाँ से जाते वक्त हम देखते हैं कि कृष्णा पूरे मैंशन को बहुत अच्छे से भांप चुकी है। पर इसके बाद उसे एक कुआं दिखता है। वो उस जगह के अंदर आती है और यहाँ उसे कुछ बच्चे दिखते हैं जिन्हें बंदी बनाकर रखा गया था। तभी वो बच्चे कहते हैं, यहाँ कौन है। कृष्णा कहती है, मैं एक हीरो हूँ और तुम्हारी मदद करने आई हूँ। पर तभी पीछे से उस पर हमला हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर वही लॉर्ड कैलेंडर आ चुका है और ये कहता है, तुम यहाँ मेरे बिजनेस में दखलंदाजी करने आई हो। दोस्तों, यहाँ पर कृष्णा जख्मी हो चुकी है और शायद अब वो इन बच्चों को नहीं बचा पाएगी। वो एक हीरो नहीं बन पाई। पर इससे पहले कि ये बुढ़ा कृष्णा को खत्म करता, तभी यहाँ ज़ोफिया आ जाती है। और सिर्फ ज़ोफिया नहीं, साथ ही ज़ेनोस भी। कृष्णा को कुछ समझ नहीं आता। बुढ़ा पूछता है, तुम दोनों कौन हो। ज़ेनोस बताता है, बस एक मामूली सा बिना लाइसेंस का हीलर। पर बुढ़ा कहता है, मजाक करना बंद करो, तुम दोनों जरूर से चोर हो। और ये कहकर वो ज़ेनोस पर हमला कर देता है और उसे लगता है कि अब तो ज़ेनोस गया। पर ज़ेनोस को कुछ नहीं होता। वो ज़ेनोस पर बहुत हमले करता है, पर एक भी हमला ज़ेनोस को नहीं लगता। और यही देख बुढ़ा घबरा कर गिर पड़ता है। जिसके बाद ज़ेनोस उसी की गन उठाकर उसी पर तान देता है। बुढ़ा कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं एक एरिस्टोक्रेट हूँ, प्लीज मुझ पर थोड़ी दया दिखाओ। जिसके बाद ये मोटा कृष्णा से भी माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया वो बहुत गलत था। और ज़ेनोस कहता है, माफी मांगने से तुम्हारे गुनाह कम नहीं होते। और अब उस पर हमला करके ज़ेनोस उसे दूर फेंक देता है।
लेकिन इतने से मोटा मरने नहीं वाला। लेकिन कृष्णा बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी है और अब उसे लगता है कि वो नहीं बचने वाली। और अब ये देख ज़ेनोस उसे हील करना शुरू कर देता है और यही देख कृष्णा कहती है, क्या तुम एक हीरो हो ज़ेनोस? पर वो कहता है, नहीं, मैं बस एक मामूली सा हीलर हूँ। और अब कृष्णा बिल्कुल ठीक हो चुकी है। कृष्णा यहाँ कहती है, तो आखिर में मैं एक परफेक्ट हीरो नहीं बन सकी। पर ज़ेनोस कहता है, परफेक्ट हीरो जैसा कुछ नहीं होता। जो लोग दूसरों के लिए अपनी जान खतरे में डाल सकते हैं वही असली हीरोज होते हैं। और इन बच्चों के लिए कृष्णा ही एक हीरो है। जिसके बाद कृष्णा बच्चों से कहती है, अब तुम लोग डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। और इससे बच्चे खुश हो जाते हैं। कृष्णा कहती है, मेरी माँ को भी दूसरों की मदद करना बहुत पसंद था। ज़ेनोस कहता है, अपनी माँ की ही तरह तुम भी इन बच्चों के लिए एक हीरो हो। कृष्णा रोते हुए कहती है, मेरी माँ में बहुत सारी कमियां थी, पर यह बात बिल्कुल सच है कि वो मेरी हीरो थी। जिसके बाद इन बच्चों को रेस्क्यू कर लिया जाता है और अब ज़ोफिया और ज़ेनोस यहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि जल्द ही यहाँ पर रॉयल नाइट्स आ जाएंगे। पर तभी कृष्णा ज़ेनोस से पूछती है, तुमने मेरी जान क्यों बचाई ज़ेनोस? ज़ेनोस कहता है, तुमने कहा था कि तुम मेरे घर पर रुकने के मुझे पैसे दोगी, पर तुमने अब तक मुझे पैसे कहाँ दिए, इसीलिए मैंने तुम्हें बचाया। ये बात सुन वो हंसने लगती है और यही देख ज़ेनोस कहता है, तुम मुस्कुरा रही हो पर काफी अजीब लग रही हो। कृष्णा कहती है, हो सकता है क्योंकि मैं बहुत लंबे वक्त के बाद मुस्कुरा रही हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ज़ेनोस और लिली शॉपिंग करने के लिए टाउन में आए थे। पर यहाँ हम ज़ेनोस जैसे कपड़े पहने हुए एक बच्चे को देखते हैं। साथ ही कोई आदमी किसी को ढूंढ रहा था और उसकी नजर इसी बच्चे पर पड़ती है। वो उस बच्चे के पास आकर पूछता है, क्या तुम हमारे साथ एडवेंचरिंग करना चाहोगे? और दोस्तों ये ज़ेनोस ही होता है। हमें ज़ेनोस का पास्ट दिखाया जा रहा है। ज़ेनोस उस शख्स से कहता है, पर मैंने सुना है कि बस्तियों के लोग एडवेंचरर नहीं बन सकते हैं। ये शख्स कहता है, हाँ ये बात सच है, पर तुम्हारे पास क्या कोई स्किल है? ज़ेनोस कहता है, हाँ मुझे थोड़ी हीलिंग करना आता है। ये सुन ये बंदा हंसते हुए मन में कहता है, हीलिंग? अच्छे से हीलिंग सीखने के लिए प्रॉपर एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। और इसके बाद वो ज़ेनोस से उसकी पार्टी ज्वाइन करने को कहता है। दोस्तों ये एस्टन है जिसने ज़ेनोस को अपनी पार्टी में से निकाल दिया था और इस वक्त ज़ेनोस को कोई साथी नहीं बल्कि एक गुलाम चाहिए था, इसीलिए उसने ज़ेनोस को अपनी पार्टी में शामिल किया। अब अगले सीन में एक मिशन के दौरान एक भेड़िया एस्टन को जख्मी कर देता है। ज़ेनोस उसे हील कर देता है और इसके बाद एस्टन बिजली की रफ्तार के साथ उस भेड़िए को खत्म कर देता है। और अब एस्टन को लगने लगता है कि ये तो सच में एक नंबर का यूजलेस है, जिसके कुछ वक्त बाद वो उसे अपनी पार्टी में से निकाल देता है। और अब हम देखते हैं कि एस्टन अपनी नई पार्टी के साथ एक मिशन पर आया है। उसके ये साथी कहते हैं, जितनी जल्दी हम इस मिशन को पूरा करेंगे उतनी ही जल्दी हम पार्टी कर पाएंगे। और दोस्तों एस्टन की पार्टी गोल्डन फोइनिक्स का बहुत नाम है क्योंकि ये लोग बिना किसी खरोंच के बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। पर तभी इनके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। एस्टन अपनी तलवार निकालकर अपने एक साथी गिल से डिफेंसिव मैजिक कास्ट करने को कहता है। गिल डिफेंसिव मैजिक कास्ट करने लगता है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर एस्टन के ऊपर हमला कर देता है जिससे एस्टन का हाथ चल जाता है और एक दूसरा मॉन्स्टर उसके एक साथी को बहुत ही ज्यादा जख्मी कर देता है। और ये देख उसका तीसरा साथी घबराहट के मारे हमला तक नहीं कर पाता। इन सब से एस्टन को बहुत गुस्सा आने लगता है। वहीं गिल का डिफेंसिव मैजिक भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था। एस्टन समझ जाता है कि ये लोग किसी काम के नहीं हैं, इसीलिए वो कहता है कि हम यहाँ से भागेंगे। ये वहाँ से बाहर निकल आते हैं। एस्टन गुस्सा करता है, तुम लोग एक B+ बीस्ट के सामने टिक नहीं पाए। सो तभी एक बंदा कहता है कि कहीं ज़ेनोस हम सभी को लड़ाई के दौरान हील तो नहीं करता रहता था। एस्टन कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पर हमें एक हीलर की जरूरत है। जिसके कुछ दिन बाद एस्टन फिर से आता है अपनी टीम में ऊमेन नाम की एक हीलर लेकर। लेकिन ये लड़की पूछती है, गोल्डन फोइनिक्स जो हमेशा अपने मिशन से बिना एक भी खरोंच के लौटती थी, उसे मुझ जैसे एक मिड रैंक हीलर की जरूरत क्यों पड़ी? और इनका एक पार्टी मेंबर यूमा जो कि बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था, अब वो ठीक तो हो जाएगा लेकिन फिर कभी एडवेंचरिंग नहीं कर पाएगा। एस्टन कहता है, शायद वो हमारी पार्टी के लायक ही नहीं है, हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सब कुछ खुद ही संभाल लेंगे। लॉर्ड फेनल को अपनी बेटी के जन्मदिन पर उसे एक फायरफॉक्स का स्कार्फ गिफ्ट करना है। हमें जल्द से जल्द ये मिशन पूरा करना होगा। और इस बार इनसे लड़ने के लिए एस्टन अपनी नायाब तलवार लाया है, लेकिन तभी वो फायरफॉक्स इन पर फिर से हमला कर देते हैं। एस्टन एक फायरफॉक्स को खत्म करने की कोशिश करता है, पर वो फायरफॉक्स एस्टन पर ही हमले कर देता है। अपनी तलवार से एस्टन उन हमलों को डिफ्लेक्ट करने लगता है और इसी वजह से एक फायरबॉल इस शख्स को लग जाती है और ये जख्मी हो जाता है।
एस्टन को भी समझ नहीं आता कि वो इन्हें मार क्यों नहीं पा रहा। तभी यूमिन बताती है कि एंडर्स को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा। और अब यहाँ पर एस्टन का दिमाग खराब होने लगता है। बाहर निकलकर एस्टन गिल पर गुस्सा करने लगता है कि उसके डिफेंसिव मैजिक के बावजूद भी एंडर्स इतना जख्मी कैसे हो गया, और तुम एक हीलर हो ना, तो जल्दी से इसे हील करो। यूमिन बताती है कि मेरी हीलिंग से ये बच नहीं पाएगा, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। एस्टन कहता है हमारे पास इतना वक्त नहीं है, तुम ही इसे हील कर दो। वो कहती है कि ऐसे हालातों में इसे सिर्फ एक सेंट लेवल का हीलर ही हील कर सकता है। एस्टन कहता है उसे निकालने के बाद से ही ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, कहीं वो सच में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बस एक मामूली सा पीसेंट था। जिसके बाद क्योंकि लॉर्ड फेनल की बेटी का जन्मदिन हो चुका है, इसीलिए वो एस्टन और उसकी पार्टी से बहुत नाराज होते हैं। काश एस्टन तुम पहले ही हमें ये बता देते कि तुम ये मिशन नहीं कर पाओगे, तब लॉर्ड फेनल को अपनी बेटी के जन्मदिन में इस तरह शर्मिंदा ना होना पड़ता। एस्टन कहता है ये सब उस गद्दार ज़ेनोस की गलती है, पर अगले ही पल में उसे याद आता है कि उसने ज़ेनोस का नाम कभी अपनी पार्टी में रजिस्टर ही नहीं करवाया, ताकि किसी को पता न चले कि इनकी पार्टी में कोई पीसेंट भी है। जिसके बाद वो इन महाशय से एक और मौका मांगता है, हम अपनी पार्टी में नए और बेहतर लोगों को शामिल करेंगे और आपको फिर शर्मिंदगी का मौका नहीं देंगे। लॉर्ड फेनल का बटलर एस्टन की बात मान लेता है। जिसके बाद गिल कहता है तुमने वो सब कह तो दिया, पर तुम ऐसा करोगे कैसे? एस्टन कहता है ज़ेनोस याद है, वो जरूर से इस पार्टी में वापस आना चाहता होगा। और अब एस्टन भी ये बात समझ चुका है कि जब ज़ेनोस इनके साथ था तब हर एक चीज बहुत आराम से हो जाती थी, और अब एक बार फिर से मैं ज़ेनोस का इस्तेमाल करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि एस्टन गिल के साथ डेमी ह्यूमंस की बस्ती में आता है। गिल यहाँ पूछता है हम इतनी बड़ी बस्तियों में उसे कैसे ढूंढेंगे? एस्टन कहता है इन बस्तियों में 3 डेमी ह्यूमंस के बॉस रहते हैं, हम उनसे मदद लेंगे। और सबसे पहले ये दोनों जोफिया के पास आते हैं, पर जोफिया कहती है कि इस वक्त वो बिजी है, उसे डॉक्टर से मिलने जाना है। एस्टन उसे अपनी पार्टी के बारे में बताता है, पर वो कहती है बाकी बातें हटाओ, सीधा काम पर आओ। एस्टन बताता है कि उसे ज़ेनोस नाम के एक आदमी को ढूंढना है। ये सुन जोफिया हंसते हुए कहती है अच्छा तो वो तुम लोग हो जिसने डॉक्टर को अपनी पार्टी से निकाला था। वैसे तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, जिसे तुमने निकाला था अब वो यहाँ बेहतर जिंदगी जी रहा है। पर जब एस्टन उसकी बात नहीं सुनता तब जोफिया उससे गुस्से में घूरती है। जिसके बाद ये लिंगा के पास आते हैं, पर लिंगा भी वही बात कहती है जो जोफिया ने कही, तुम लोग तो सर ज़ेनोस से मिलने के लायक भी नहीं हो, चलो वापस चले जाओ। और अब एस्टन यहाँ भी कुछ नहीं कर पाता। अब ये आते हैं लीबे के पास, और जैसे ही एस्टन को ये पता चलता है कि ये भी ज़ेनोस को पहले से जानती है, वो यहाँ से जाने लगता है। पर उसके जाने से पहले लीबे कहती है अगर तुमने सर ज़ेनोस के साथ कुछ भी गलत किया तब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अब वहाँ से निकलने के बाद एस्टन को इसी बात पर गुस्सा आ रहा था। अब बाहर आकर एस्टन के दिमाग में यही ख्याल आता है कि शायद से ये कोई और ज़ेनोस है, क्योंकि जिस ज़ेनोस को मैं जानता हूँ वो इतना काबिल हो ही नहीं सकता। और तभी वो ज़ेनोस को अपने सामने से गुजरता हुआ देखता है। दोस्तों ज़ेनोस लिली के साथ शॉपिंग करके वापस आ रहा था, पर तभी उसके पास ये दोनों आते हैं। इन दोनों को देख ज़ेनोस कहता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? एस्टन कहता है तुम खुद सोचो, पर सोचने के बजाय ज़ेनोस यहाँ से जाने लगता है। अब एस्टन कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से हमारी पार्टी में वापस आ जाओ। लेकिन ज़ेनोस मना कर देता है, क्योंकि उस पार्टी में उसकी जरा भी इज्जत नहीं होती, उसे ना के बराबर पैसे मिलते हैं। उस पार्टी में ज़ेनोस के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। एस्टन कहता है अरे मैं तुम्हें खुद बुलाने के लिए आया हूँ। ज़ेनोस कहता है अगर तुम इतना ही मुझसे कह रहे हो तो अगर कभी मेरे पास फ्री टाइम हुआ तो मैं आ जाऊंगा, पर अब मैं पैसे लूंगा। और जो प्राइस ज़ेनोस बताता है वो सुन एस्टन कहता है अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। पर ज़ेनोस को देख अब वहाँ कुछ लोग आने लगते हैं। ज़ेनोस ने इनको हील किया है, इसलिए वो सब ज़ेनोस का शुक्रिया कर रहे थे। तभी लिली कहती है कि ज़ेनोस ये अंकल लोग कौन हैं? एस्टन कहता है कि मैं अंकल नहीं हूँ। ज़ेनोस देखो मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, तुम वापस मेरी पार्टी में आ सकते हो। पर ज़ेनोस कहता है माफ करना एस्टन, पर अब बहुत देर हो चुकी है। अब इस बात से एस्टन को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो ज़ेनोस पर हमला करने जाता है, पर तभी उसी में एक अटैक आकर लगता है। ये किया था कृष्णा ने। दोस्तों कृष्णा यहाँ ज़ेनोस से ही मिलने आई है। कृष्णा को ज़ेनोस के साथ देख एस्टन सोचता है ये तो रॉयल नाइट्स की वाइस कमांडर है, ये ज़ेनोस के साथ कैसे? कृष्णा कहती है तुमने किसी पर हमला करने का अपराध किया है, चलो पुलिस स्टेशन। पर एस्टन सारा इल्जाम गिल पर डालकर यहाँ से भागने लगता है। अब अगले सीन में हम इन सबको ज़ेनोस के साथ देखते हैं, और ये तीनों ज़ेनोस को बताती हैं कि वो लोग इन तीनों के पास आए थे ज़ेनोस का पता लगवाने के लिए।
जोफिया कहती है, मुझे वो लोग अजीब लगे। मैंने उनकी ओर अपने कुछ लोग भेजे, पर वो दोनों अचानक ही गायब हो गए। दोस्तों, लीवे और लिंगा ने भी यही किया था, पर वो दोनों अचानक ही गायब हो गए। जोफिया कहती है, अगर वो लोग ऐसा ही करते रहे तो हमें दिक्कत हो जाएगी। जोफिया यहाँ अंडरग्राउंड गिल्ड की बात कर रही है। ऐसा गिल्ड जो इलीगल बिजनेस संभालता है। वो हर एक तरह के गलत काम करते हैं और हो सकता है कि एस्टन अंडरग्राउंड गिल्ड के पास जाए मदद मांगने के लिए। सो ज़ेनोस कहता है कि अंडरग्राउंड गिल्ड के लोगों को हायर करने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं और शायद उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे, इसीलिए इन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी जोफिया बताती है कि उसने एक ऐसे शख्स के बारे में सुना है जो अपनी कुछ शर्तें रखता है और जो उन शर्तों को मान लेता है वो उनका काम फ्री में ही कर देता है और वो खुद को गाइड कहते हैं। अब अगले सीन में जब ज़ेनोस जाग रहा था, लिली उसके पास आती है। वो पूछती है, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही ज़ेनोस? जिसके बाद लिली ज़ेनोस के लिए चाय बनाती है। ज़ेनोस चाय के लिए लिली को शुक्रिया कहता है, पर इसके बाद लिली ज़ेनोस का सिर सहलाने लगती है, क्योंकि जब लिली को नींद नहीं आती तब ज़ेनोस भी इसी तरह उसका सिर सहलाता है और ऐसा करने के लिए ज़ेनोस उसे शुक्रिया कहता है। पर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि लिली खुद सो चुकी है। सो ज़ेनोस उसे उसके कमरे में सुला आता है, लेकिन फिर कार्मिला वहां आकर कहती है, अपने पुराने पार्टी मेंबर्स से मिलने के बाद तुम्हें नींद नहीं आ रही है ना? वो कहता है, तुम्हें भी मेरी चिंता हो रही है। शुक्रिया कार्मिला। पर वो कहती है, मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं हो रही, मैंने तो बस सोचा कि तुम्हारे साथ थोड़ी बात कर लूं। ज़ेनोस कहता है, इतनी रात में मुझसे बात करने के लिए शुक्रिया। मैं एस्टन और बाकी सब के बारे में भूल चुका था, पर आज उन्हें फिर से देखा। तभी कार्मिला कहती है, ज़ेनोस तुमने अपना हीलिंग मैजिक ऐसे ही बस्ती में सीखा है ना? पर कैसे? वो बताता है कि उसने एक लाश को फिर से जिंदा करने की कोशिश की फॉरबिडन सॉर्सरी से, लेकिन मेरे ऐसा करने की वजह से मेरे टीचर ने मुझे बहुत डांटा। जिसके बाद कार्मिला ज़ेनोस को ऐसी सॉर्सरी के बारे में बताती है जिससे गोलेम्स को क्रिएट किया जाता है। ज़ेनोस कहता है, मैन फील्ड वॉर के दौरान डीमन लॉर्ड ने इन गोलेम्स का इस्तेमाल किया था। कार्मिला कहती है, हाँ, इस सॉर्सरी को करने में काफी सारी अजीब चीजों की जरूरत पड़ती है, पर उन गोलेम्स में अपनी खुद की सोचने समझने की ताकत नहीं होती, वो बस दूसरों के हाथों की कठपुतली होते हैं। ज़ेनोस पूछता है, 300 साल पहले तुम करती क्या थी? वो कहती है कि इतना वक्त गुजर चुका है कि मैं भूल चुकी हूँ। और अब जैसे ही ज़ेनोस सोने के लिए जाने वाला होता है, अचानक ही एक भूकंप सा आता है। यह अजीब सा भूकंप बस्ती की ओर से आया है। कार्मिला तुरंत बाहर चेक करने के लिए आती है और इसके बाद जो वो देखती है उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि जिन गोलेम्स के बारे में कुछ देर पहले वो बातें कर रहे थे अब वो उनकी आंखों के सामने हैं और बस्तियों में तबाही मचा रहे हैं। तो क्या ज़ेनोस इस तबाही को रोक पाएगा? और आखिर इन गोलेम्स को क्रिएट किसने किया? क्योंकि ये सॉर्सरी तो काफी वक्त पहले विलुप्त हो चुकी है। इन सवालों के जवाब मिलेंगे अगले पार्ट में, और अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ जल्द ही नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।